सदन की महत्ता, दोनों सदनों के बारे में जानने के बाद अब हम अगले बिंदु पर आते हैं और वह है लोकसभा का गठन, अर्थात कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा कैसे गठित होती है, कैसे चुनाव होता है, उसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, रचना या संगठन। जैसा मैंने पूर्व में बताया, लोकसभा संसद का लोअर हाउस कहलाता है, निम्न सदन है, लेकिन ज़्यादा लोकप्रिय सदन है क्योंकि इस सदन का संबंध लोक से है, जनता से है। दूसरा, इसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, इसलिए भी इसे लोकसभा कहते हैं। लेकिन निम्न क्यों कहते हैं, ये प्रश्न एक आपके जेहन में आ रहा होगा कि सब के बावजूद इसे निम्न सदन क्यों कहा जाता है, जिसका उत्तर हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये प्रश्न आप जरूर अपने मन में रखें। तीसरी बात, लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए भी क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है उसके सदस्यों की, और इसलिए भी क्योंकि लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जनता सर्वशक्तिशाली है भारत के संविधान के अनुसार। तो जनता के प्रतिनिधि भी उतने ही शक्तिशाली हैं। वो क्यों कम शक्तिशाली होंगे? अनेक प्रसंगों में संसद का आशय हम लोकसभा मानते हैं। इतना शक्तिशाली माना जाता है लोकसभा को, इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि जब भी हम संसद की बात करें या कोई ऐसा बयान आए कि संसद में आज ऐसी घटना हुई, तो माना जाता है कि संसद के मायने यहाँ पर लोकसभा से है, राज्यसभा से नहीं, जबकि ये गलत है। पर यह इस बात को साबित करता है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में लोकसभा कितना महत्वपूर्ण है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यद्यपि इसे निम्न सदन कहते हैं। इसके संगठन को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर जाएं। पहला बिंदु है कि भारतीय संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या शुरू में 500 निर्धारित की गई थी, 500। लेकिन संविधान की गतिशीलता की मैं बात करता हूँ, संविधान में इस प्रावधान की बात करता हूँ कि संशोधन किए जाते हैं समय समय पर, उसके तहत वर्तमान में इसकी संख्या 545 है। 500 पूर्व में थी। अधिकतम इसकी सदस्य संख्या 552 का प्रावधान भी है। इनमें से 530 सदस्य इलेक्शन से आएंगे, 20 सदस्य केंद्र निर्वाचित क्षेत्रों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, पर वर्तमान में यह 543 चुने हुए प्रतिनिधि और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो इस प्रकार 545 ये हुई इसके सदस्यों की संख्या का कॉम्पोजिशन। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम संविधान में प्रस्तावित 552, जिसमें आरक्षित सीटें भी हैं। स्थान आरक्षण की यदि बात करें निर्वाचन क्षेत्रों की, तो मूल संविधान जो था उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों वर्गों के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखेगा। यानी एक बार उस समय निर्वाचन क्षेत्रों का चयन हो गया आरक्षित सीटों के लिए, तो वह 10 वर्षों तक लागू रहेगा, ऐसा संवैधानिक प्रावधान किया गया। बाद में इसकी अवधि फिर बढ़ा दी गई और सतत रूप से लगातार ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि मानना है कि अभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों को समान स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रावधानों की ज़रूरत है, जिसमें से एक ये आरक्षण है। अब हम आते हैं निर्वाचन की बात पर। इनका निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और वयस्क मताधिकार। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
जिसमें जनता स्वयं चुनती है, वयस्क मताधिकार अर्थात 18 वर्ष पूर्ण होने पर वयस्क हो गया। इसमें सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय, ये तीसरी बात, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य आएगा। बहु प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू नहीं है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें अपने राज्य की, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा के लिए 11 सदस्य चुने जाते हैं, अर्थात आप देखेंगे तो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, और इन लोकसभा क्षेत्रों में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, जिसमें 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। इसके बाद बची हुई 5 सीटें जो हैं वो सामान्य वर्ग के लिए रखी गई हैं। इस प्रकार कुल संख्या 11। इस नक्शे में आप देख सकते हैं आरक्षित सीटें और गैर आरक्षित सीटें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। यही स्थिति कमोबेश पूरे देश के विभिन्न राज्यों की है। हाँ, लेकिन सीटों की संख्या अलग अलग है राज्यों में। सब राज्यों की सीटों की संख्या समान नहीं है, अलग अलग है जनसंख्या के अनुसार। प्रतिनिधित्व का जो अनुपात है वो कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कोशिश ये की गई है कि पूरे देश में यथासंभव समान संख्या को प्रतिनिधित्व दिया जाता हो, अर्थात हर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग समान हो, कुछ खास स्थानों को छोड़कर, जिसके भौगोलिक कारण हो सकते हैं या कुछ और कारण हो सकते हैं। समान रखने के इस प्रयास में कई बार आप देखेंगे भारत की जो नक्शे में आप देख रहे हैं निर्वाचन क्षेत्र, किसी का आकार बड़ा है, किसी का छोटा है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक ज़्यादा है तो वो भौगोलिक दृष्टि से वह निर्वाचन क्षेत्र छोटा हो जाता है, और जहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है वहाँ जो निर्वाचन क्षेत्र का जो भूगोल है, जो दायरा है, वो काफ़ी बड़ा है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र हैं एक एक निर्वाचन क्षेत्र का। दिल्ली का चांदनी चौक जो स्वयं में एक निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का, वो चांदनी चौक एक तरीके की कहना चाहिए एक कॉलोनी है जो करीब 3-3.5-4 किलोमीटर के दायरे में है। मात्र इतने के अंदर एक लोकसभा का सदस्य प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात चांदनी चौक दिल्ली की जनसंख्या का घनत्व इतना ज़्यादा है कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमा रेखा बहुत पास है। मतदाताओं की योग्यताएं क्या हों, कौन मत दे सकते हैं? 18 वर्ष न्यूनतम आयु, निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में उसका नाम, निवास, तीसरा पागल या दिवालिया घोषित ना हो, और चौथा जिसे संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित न कर दिया गया हो, यानी किसी तरह का अपराध सिद्ध ना हो गया हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, चाहे किसी अन्य तरीके के अपराध से या गैर कानूनी व्यवहार हो, ये उसकी पात्रता है मतदाता होने की। और इस प्रकार जो लोग इस शर्तों को पूरा करते हैं वे सभी लोग मतदान के पात्र हैं। इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, कोई प्रॉपर्टी संबंधी किसी तरह की योग्यता नहीं, और कुछ अन्य तरह की योग्यताओं का कोई जिक्र नहीं हो। अब हम आते हैं सदस्यों की क्या योग्यता हो। मतदाताओं की योग्यता तो समझ गए, सदस्यों की क्या योग्यता हो। संविधान का अनुच्छेद 102 उसमें ये योग्यताएं सदस्यों की बताई गई हैं। भारत का नागरिक
आयु मिनिमम 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और यह न्यूनतम आयु है, ऊपर की कोई सीमा नहीं है। तीसरी योग्यता, पागल घोषित ना किया गया हो न्यायालय द्वारा और या दिवालिया ना हो। चौथा, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो, चाहे वो राज्य सरकार की नौकरी हो चाहे केंद्र सरकार की नौकरी हो, उसमें किसी लाभ के पद पर ना हो। पांचवा, संसद के द्वारा जो कुछ अन्य योग्यताएं निश्चित की गई हों वे रखता हो। तो इस प्रकार कभी कभी ये भी होता है कि संसद को योग्यताओं में बदलाव लाने की जरूरत पड़े, तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा किए गए बदलाव के परिप्रेक्ष्य में भी मतदाता और उम्मीदवार दोनों को योग्यता पूरी करनी चाहिए, शर्तें पूरी करनी चाहिए पात्रता के लिए। कार्यकाल, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पहले भी भंग किया जा सकता है। ये देखिए, बात स्पष्ट है। सामान्य स्थिति में 5 वर्ष का कार्यकाल, पर कई बार ऐसी स्थितियां पनपती हैं, विशेषकर तब जब ऐसा महसूस किया जाता है कि इस लोकसभा से एक स्थायी सरकार नहीं आ सकती, जैसा कि 1998-99 के काल में हुआ था जब, और उसके पहले श्री वीपी सिंह के काल में हुआ था जब प्रधानमंत्री एक के बाद एक बदल रहे थे। लोकसभा वही थी, पर जो भी प्रधानमंत्री बने वे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत से विश्वास पाने में सफल नहीं हो रहे थे, और इसलिए बारंबार प्रधानमंत्री बदल रहे थे। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि राष्ट्रपति को भंग करने का सुझाव, परामर्श प्रधानमंत्री की ओर से आए, और प्रधानमंत्री स्वयं ऐसा परामर्श नहीं देते, वे मंत्रिपरिषद से बात करके मंत्रिपरिषद के पटल पर रखने के बाद, उनकी स्वीकृति लेने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अनुरोध करते हैं कि लोकसभा समय से पूर्व भंग की जाए। इसके बाद संकट काल की घोषणा जब लागू होती है तो संसदीय कानून के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है। संकट काल के समय, इमरजेंसी के समय में, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संसदीय कानून बने, वहाँ पे पारित हो बहुमत से, और तब लोकसभा के कार्यकाल को अधिकतम एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और 3 बार में 3 वर्ष से अधिक इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। अर्थात यदि किसी लोकसभा ने अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर लिया है और उसी दौरान कार्यकाल पूरा होने के आसपास ही संकटकालीन स्थितियां निर्मित हुई हैं और संकटकालीन घोषणा हुई है, तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, जो अब 6 वर्ष हो गया, 5+1, उसके बाद फिर 1 वर्ष के लिए और फिर 1 वर्ष के लिए अधिकतम। इस प्रकार अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम जो काल होगा विशेष परिस्थितियों में वह 8 वर्ष का, जो अभी तक भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई। सन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया, 3 बार नहीं हुआ, और इसीलिए 1978 में चुनाव होते हैं। आपातकाल की घोषणा हुई थी उसी का समय, और आपातकाल के मद्देनज़र लोकसभा के कार्यकाल को 1 बार बढ़ाया गया, पुनः उसके कार्यकाल को 1 बार और बढ़ाया गया, और इसके बाद बढ़ाने के बदले लोकसभा भंग करने का सुझाव
प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति को जाता है और चुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है, बुरी तरह पराजित होती है केंद्र में। तो ये हुआ कार्यकाल के बाबत। दूसरे शब्दों में आपको ये जानना होगा कि पूरी लोकसभा एक साथ भंग होती है और पूरी नई लोकसभा चुनी जाती है। क्या होगा यदि लोकसभा को पहले ही भंग कर दिया जाए, कार्यकाल के पहले, अर्थात 5 वर्ष पूरा होने के पहले ही यदि संभव, कल्पना करिए 4 वर्ष पूरा होने पर किसी कारणों से लोकसभा भंग की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो 6 महीने के अंदर नए चुनाव होने चाहिए पूरी लोकसभा के लिए। 6 महीने के अंदर नए चुनाव जो होते हैं, जो पुरानी लोकसभा के कार्यकाल के पूर्ण होने के पहले ही हो जाते हैं, तो ऐसे चुनाव को कहते हैं मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म पोल, मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म का अर्थ ये नहीं टर्म के मिडल में, मिड का अर्थ है टर्म के पहले। कभी भी, यहाँ जैसे मैंने उदाहरण दिया, 4 वर्ष पूरा होने के बाद ही भंग हुआ और 6 माह के अंदर नई लोकसभा का चुनाव होना जरूरी है, तो ये मिड टर्म पोल कहलाएगा, मध्यावधि चुनाव कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में जब लोकसभा का चुनाव मध्यावधि चुनाव होता है तो चुनी हुई लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बचे हुए समय का नहीं। चुनी हुई लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? फ्रेश 5 वर्ष का, पूरे 5 वर्ष का होगा। पुरानी लोकसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए वो नहीं चुनी जाती, अन्यथा चुनाव बड़े महंगे हो जाएंगे, वैसे ही महंगे होते हैं, बहुत धन खर्च होता है। तो मध्यावधि चुनाव में जीती गई, मध्यावधि चुनाव में हुए चुनाव के बाद लोकसभा का कार्यकाल फ्रेश 5 वर्ष का होता है। ये तो हुई लोकसभा के कार्यकाल की बात। और ये बात भी कि हर लोकसभा नई होती है, हर सदस्य उसका पुनः चुना जाता है या नए सदस्य चुन के आते हैं। दूसरे शब्दों में हर सदस्य को चुनाव में खड़ा होना आवश्यक है, और हर सदस्य को चुनाव में खड़ा होना आवश्यक है के मायने हैं कि हर सीट के लिए चुनाव होता है। 543 सीटें हैं, सभी के लिए चुनाव होगा और उन जगहों से जीते हुए लोग नई लोकसभा में आएंगे, चाहे वे कुछ पुराने लोग ही क्यों ना हों, उनको भी चुनाव में खड़ा होकर पुनः जीतना आवश्यक है, अन्यथा नए चेहरे आते हैं। अब लोकसभा का चयन हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा सदस्य आ गए। अब इसकी कार्यशैली कैसी होती है? लोकसभा जो है वह 3 सत्रों में कार्य करती है। एक वर्ष में उसके 3 सत्र होते हैं, जिसे हम लोकसभा का अधिवेशन कहते हैं, सेशन कहते हैं। ये जो अधिवेशन या सेशन लोकसभा का होता है, यह भारत में मौसम के अनुसार एक मार्च अप्रैल में, एक अगस्त सितंबर में और एक नवंबर दिसंबर में, तो 3 सत्रों में लोकसभा के सदस्य बैठते हैं लोकसभा के हॉल के अंदर। और जो हर सत्र होता है उस सत्र की कोई नियमित दिनों की संख्या नहीं है, कार्य दिनों की संख्या नियमित नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। हर सत्र के अपने अपने दिन होते हैं, जितने दिन के लिए बुलाई गई है उतने दिन का सत्र होता है। काम के बोझ को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए हर सत्र के कुल वर्किंग दिनों की संख्या तय की जाती है, जो बदलती रहती है। ये जो सत्र है वो राष्ट्रपति ही बुलाता है, लेकिन बुलाने का काम तो करता है, पर किससे परामर्श पर, किसके सुझाव पर? प्रधानमंत्री के। तो राष्ट्रपति ही लोकसभा के अधिवेशन को बुलाता है और लोकसभा के अधिवेशन को स्थगित करता है, उसके सत्र की समाप्ति की घोषणा करता है, आदि आदि। इस संबंध में केवल एक यही नियम है कि लोकसभा की जो पहली बैठक है
और दूसरी बैठक है उसके बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर ना हो। भारत में जैसा मैंने बताया सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, तो करीब करीब 4-4 माह का अंतर होता है। न्यूनतम 2 बैठकें होनी आवश्यक हैं और दोनों बैठकों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, यह संवैधानिक प्रावधान है। तो इस प्रकार लोकसभा के अधिवेशन की बात हो गई। अब लोकसभा का कोरम क्या है? ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोकसभा से जुड़े हुए हैं, इसे जानना जरूरी इससे पहले कि हम लोकसभा को विस्तार से समझें। कोरम क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। कोरम को कहते हैं गणपूर्ति, QUORUM, अर्थात न्यूनतम संख्या जो वहाँ सदन में उपस्थित है उस दिन। कल्पना करिए मार्च अप्रैल में 30 दिनों का सत्र निर्धारित किया गया सन 2022 में। इन 30 दिनों में 30 दिन लोकसभा की बैठक होती है। प्रतिदिन की बैठक में सदस्यों की संख्या बदलती रहती, उपस्थित सदस्यों की संख्या। जरूरी नहीं है कि 543 में से 543 सदस्य सभी उपस्थित रहें। अनेक कारणों से बहुत से सदस्य गैर हाजिर रहते हैं। उपस्थिति कुछ न्यूनतम रहे ताकि सदन की कार्रवाई में सदस्यों का योगदान रहे, इसलिए ये निश्चित किया गया है कि सदन के हर सत्र के प्रतिदिन न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? कुल संख्या का 10वां भाग, 1/10 होना आवश्यक है। कुल चुने हुए प्रतिनिधियों का 1/10वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है, तभी उस दिन की लोकसभा की कार्रवाई होगी। अन्यथा गणपूर्ति की अनुपस्थिति में, कोरम की अनुपस्थिति में कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। उस दिन एक तरीके से नो वर्क का दिन माना जाएगा। तो कितना होना चाहिए कोरम? 1/10 भाग, चुने हुए सदस्यों का 1/10 भाग कोरम कहलाता है। लोकसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए न्यूनतम संख्या प्रतिदिन के लिए। लोकसभा में 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन 545 सदस्य होते हैं और औसतन 200-250 सदस्य रोज उपस्थित रहते हैं तीनों सत्रों में। ये भी स्वयं में एक बड़ी संख्या है और 200-250 सदस्य विभिन्न दलों के, विभिन्न विचारों के, सत्ता पक्ष के, विरोधी पक्ष के, पुरुष, महिलाएं आदि रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि लोकसभा के संचालन के लिए कुछ पदाधिकारी भी हों।